Good morning, students. Welcome to Fill Your Form channel. तो आज जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके साथ हिस्ट्री के। सोशल स्टडीज में आपको हिस्ट्री एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है उसके तो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला कौन सा जो क्वेश्चंस आते हैं बुद्धिज्म से बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ऑप्शंस एग्जाम्स में नजर आएंगे। ऑप्शन ए भिदम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक। तो ये तीन है, ये तीनों ही जो है त्रिपिटक है, बौद्ध ग्रंथ है तीनों ही इनमें से। लेकिन कौन सा जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में है। तो जो सुत पिटक है, ऑप्शन जो इसका सी आंसर है, जो सुत पिटक है तो उसे जो है सूतों की टोकरी भी में धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो जो है बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में हमें सूत पिटक से जानकारी मिलती है। और इसमें जो है 10,000 से अधिक सूत शिक्षाएं, सूत मतलब शिक्षाएं होता है, याद रखना। सूत मतलब शिक्षाएं हैं जो बुद्ध या उनके करीबी शिष्यों के ने उनके बारे में लिखा हुआ है। यह त्रिपिटक के 3 खंडों में से दूसरा है जो सबसे पुराना ग्रंथ है। सुत पिटक सूतकों के 5 निकायों से बना है। और सुत पिटक में जो 5 निकाय हैं, दिग् निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगोत्तर निकाय और खुदाका निकाय। संयुक्त निकाय सबसे बड़ा निकाय है। तो इस तरीके से ये जो 5 भाग हैं ये सुत पिटक के हैं और इसमें जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को जो है 2 भागों में बांट दिया गया था? स्थाविर वादिन और महासंघ में बांट दिया गया था। तो जो दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी में इसको विभाजित किया गया था। तो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बुद्धिज्म से रिलेटेड आते हैं। तो दूसरी बौद्ध परिषद में इसको जो है बांट दिया गया था, बौद्ध धर्म को स्थापित और महासंघिकों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के जो ये हर्षवर्धन है इसकी बात कर रहे हैं, को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन का जो राज्य है पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल से लेकर नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व भारत गंगा के मैदान तक फैला हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से सभी को समान समझा और अपने बाद के जीवन में बौद्ध धर्म के वो अनुयायी बन गए थे। तो हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। हर्षवर्धन का दूसरा नाम जो है शिलादित्य था और इनके राज्य पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल से लेकर नर्मदा नदी के पूर्व में उत्तर में भारत गंगा के मैदान तक फैला हुआ था। अभी आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मुद्रा है वो बुद्ध धर्म की मुद्रा है, जैसे कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया जाता है। तो जो पहला है धर्म चक्कर मुद्रा,
बुद्ध ने क्या किया था, 5 भिक्षुओं को जो उपदेश दिया था वह उनका पहला उपदेश था, जो कि उन्होंने सारनाथ में कहा था। और उसके पहले उपदेश को जो है धम्मकप्पवतन सूत्र कहा जाता है। गांधार से बैठा हुआ बुद्ध आधुनिक पाकिस्तान में दूसरी या तीसरी शताब्दी में गांधार में बनी बुद्ध की एक प्रारंभिक मूर्ति है। तो बैठा हुआ बुद्ध की जो मूर्ति है ये तीसरी शताब्दी की है। धर्म चक्र मुद्रा जो है बुद्ध ने अपने ज्ञान होने के बाद और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में हिरण पार्क में अपना पहला उपदेश देने के बाद ऐसा किया था। तो जो पहले उपदेश में उसमें धर्म चक्र मुद्रा के रूप में दिखाया गया, कहने का मतलब क्वेश्चन था कि जो बुद्ध की पहली प्रतिमा है उसके उपदेश के अकॉर्डिंग और धर्म चक्र मुद्रा में उसको दिखाया गया है। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश जो सारनाथ में दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस में है। तो जो विराटनगर है ये जयपुर में है। जयपुर विराटनगर वर्तमान जयपुर के पास जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य की राजधानी याद रखना, विराटनगर एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि मत्स्य की राजधानी क्या थी, ये महाजनपद था और उसकी राजधानी विराटनगर थी और यह जयपुर में है। तो ये इसकी जो राजधानी है जो है विराटनगर जयपुर में थी और इसे पांडवों द्वारा अपने निर्वासन के 13वें वर्ष के दौरान छिपने के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये यूजीसी एंटी नेट का पेपर है, उसमें ये पूछा गया था कि पांडवों ने कहाँ पर जो है इसे छिपने के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया था। तो विराटनगर में वो जाके यहाँ पे छिपे थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। यूजीसी एंटी नेट हिस्ट्री जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए हिस्ट्री के पेपर के लिए, और जो पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो ये मत्स्य महाजनपद है, इनकी राजधानी विराटनगर जो जयपुर में है और यहीं पर जो पांडव अपना जाकर छुपे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मगध पर शासन कर रहा था जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। तो उस समय जो है मगध पर नंद वंश का शासन चल रहा था जब जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बार पूछा गया है बहुत कि मगध पर किसका शासन था जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। तो नंद वंश का था और इसमें नंद वंश के शासक का भी नाम पूछा जाता धनानंद। तो धनानंद जो थे उस समय सिकंदर के समकालीन थे। तो धनानंद नाम याद रखना और नंद वंश जो कि सिकंदर के समय भारत पर जो है मगध में शासन कर रहे थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि किस सिंधु घाटी स्थल पर जो है स्टेटाइट छवि में दाढ़ी वाला आदमी पाया गया है। तो मुद्रा पर एक दाढ़ी वाला आदमी दिखाया गया है। ये मूर्ति कहाँ पर मिली है। तो यह मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति प्राप्त होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप इनका नोट बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है। तो जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद का हिस्सा है। ऋग्वेद पुरुष सूक्त ऋग्वेद का 10वां मंडल है जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 10वां जो है पुरुष सूक्त ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसमें कि 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। 4 वर्ण थे उस समय। ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, मुख से हुई, क्षत्रिय की बाजुओं से, वैश्य की जांघों से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है। तो ये उत्पत्ति की जो व्याख्या है कि उनकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी व्याख्या की गई है।
आगे है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ये जो तीसरा भाग है, तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है और इस मंडल में जो है अग्नि इंद्र के लिए 62 सूक्त हैं। यह पारिवारिक पुस्तकों में से एक है जो ऋग्वेद का सबसे पुराना मूल है। इसमें जो है किकत, एक गैर आर्य जनजाति का भी उल्लेख मिलता है। जो अधिकांश विद्वानों का मानना है कि आधुनिक बिहार में मगध के निकट कहीं का निवासी था। तो इस तरीके से ये जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, इसमें जो है गायत्री मंत्र के साथ साथ और एक गैर आर्य जाति का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अफगानिस्तान में बेग्राम में से किस राजा की राजधानी थी? तो ये है कनिष्क। तो अफगानिस्तान में एक बेग्राम गांव था, तो ये जो है कनिष्क की राजधानी थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम से पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान में जो बेग्राम है किस राजा की राजधानी थी। तो ये कनिष्क की राजधानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स, आप इन सभी को नोट कर लेना, अपने नोट्स बना सकते हैं आप। तो अगला है कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे, जिन्होंने भारत में पहले पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, वो क्या थे? तो वो भूविज्ञानी थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया गया है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे, जिन्होंने 1863 में मद्रास में जो कुल्हाड़ी की खोज की थी, उनसे रिलेटेड है ये, और ये भूविज्ञानी थे। रॉबर्ट जो ब्रूस फूटे हैं, ये भारतीय पूर्व इतिहास के पिता भी कहा जाता है। वह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक भूविज्ञानी थे। उन्होंने मद्रास और दक्षिणी आर्कोट में जो है लेटराइट संरचनाओं में पाने जाने वाले उपकरणों की खोज की थी। तमिलनाडु में जो है उन्होंने नवपाषाण और लोही युग की प्राचीन वस्तुओं का दस्तावेजीकरण किया और रिकॉर्ड लिखा, मतलब उनके ऊपर। और दक्षिण महाराजा देश और पड़ोसी जिलों के भूविज्ञान वस्तुओं को एकत्रित किया। इस तरीके से इन्होंने जो है योगदान दिया था भारत में पुनर्पाषाण काल की खोज करने में। गुप्त काल में से किस धातु में सबसे अधिक संख्या में सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त अपने सोने के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध थे। सोने के सिक्कों की बहुत ज्यादा उनके शासन को सोने की बारिश के रूप में भी जाना जाता है। जिन्होंने तांबे, कांसे और अन्य मिश्रित धातुओं के साथ चांदी के सिक्के भी जारी किए, लेकिन ये दुर्लभ है। तो इस तरीके से सोना है। यहाँ पर इसका आंसर सोने में ज्यादा उन्होंने सिक्के प्रचलित किए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? कौन सा वेद का पार्ट नहीं है? तो जो सांख्य है ये नहीं है। बाकी जो है वेद के 6 विषय हैं जो प्राचीन काल में विकसित हुए और वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। शिक्षा है, कल्प है, और व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष। ये जो वेद के अंग है जिससे कि आप वेदों को अच्छे से समझ सकते हैं। और जो सांख्य है, ऋषि कपिल द्वारा विकसित किया गया एक हिंदू दर्शन है ये सांख्य। तो जो ये है वेदांग का कौन सा अंग नहीं है? तो सांख्य। सांख्य एक हिंदू दर्शन है और वेदांग का मतलब होता है जो वेदों को पढ़ने में मदद करते हैं। वो 6 उसके पाठ होते हैं और ये 6 पाठ आपको याद होने चाहिए।
शिक्षा, ध्यान देकर हमें किसी बात को सीखना, किसी चीज के होने का कारण ध्यान देने से आपको पता चलेगा। कल्प, अनुष्ठान केनन, व्याकरण का इस्तेमाल करके हम भाषा सीखते हैं। निरुक्त, हम व्याख्या करके कुछ सीखते हैं। छंद और ज्योतिष, इस तरीके से जो है ये वेद अंग होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका एक प्राचीन भारतीय स्थल है जहाँ जो है प्राकृतिक काल की कला शिलाश्रों में संरक्षित पाई जाती है। तो ये किस से जुड़ी हुई है, भीमबेटका में जो है किस किस काल से संबंधित है? तो भीमबेटका जो है वो तीनों कालों से संबंधित है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो भीमबेटका में जो चित्र मिलते हैं वो जो है तीनों कालों से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है ये कलाएं संबंधित है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। मध्य प्रदेश में भीमबेटका रोल शेल्टर प्रागैतिहासिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण के साथ साथ ऐतिहासिक काल भी है। वे भारतीय उपाधि पर मानव जीवन की शुरुआती निशान और पाषाण युग के लिए एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जो है माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है? तो ये नागार्जुन है। ये स्टेट के पेपर में भी आया हुआ है और सीटेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नागार्जुन, तो माध्यमिक बौद्ध दर्शन नागार्जुन द्वारा लिखा गया था और ये महायान जो धर्म था, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो ये महायान शाखा से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। जो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नागार्जुन है ये हीनयान को मानते थे या महान शाखा को मानते थे? तो ये महायान शाखा को मानते थे। हीनयान शाखा में जो है बुद्ध के जो प्रतीक थे, जैसे उनके जन्म का प्रतीक हाथी हुआ, घृताग का प्रतीक घोड़ा हुआ और कमल के फूल हुए, ये सब उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक थे जिनकी पूजा जो है हीनयान शाखा में की जाती है। लेकिन जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है उसमें जो है बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी मानव रूप की पूजा की जाती है। तो नागार्जुन जो है महायान धर्म को मानते हैं और इन्होंने जो है माध्यमिक दर्शन की रचना की थी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए। महायान और हीनयान धर्म में डिफरेंस भी आप सभी स्टूडेंट्स को जो है मालूम होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद किसे सिंहासन पर कब्जा करने में अशोक की मदद करने वाला माना जाता है? तो राधा गुप्त जो है अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण पात्र था। राधा गुप्त प्रधानमंत्री के पुत्र थे, बाद में मौर्य साम्राज्य में मंत्री बने। अशोक के महल में जाने पर राधा गुप्त ने हाथी को उपहार के रूप में दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसने अशोक की सहायता की थी। तो ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है जो आपको देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो देखिए बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है अशोक को सिंहासन पर कब्जा करने में मदद करता है वो है राधा गुप्त। तो राधा गुप्त यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या के मंदिर में से किस जो है कौन सा नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू एक नदी है जो भारतीय राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और इसी के किनारे पर जो है अयोध्या का मंदिर का निर्माण किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सरयू। तो अयोध्या के जो मंदिर है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है?
तो ये दिव्यावदान इसका आंसर आएगा। तो दिव्यावदान बौद्ध अवदान कथाओं का एक संस्कृत संकलन है। इनकी उत्पत्ति जो है मूल सर्वास्तिवादी विनय ग्रंथों में हुई है और ये दूसरी शताब्दी का है। तो संस्कृत में लिखा गया है दिव्यावदान। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में जो है पतिमोक्ष किससे संबंधित है? तो ये अनुशासन से संबंधित है। ये एक टर्म है जो बौद्ध ग्रंथ में हमेशा जो इस्तेमाल होती है। तो बौद्ध धर्म में जो है पतिमोक्ष किससे संबंधित है? तो ये अनुशासन से संबंधित है। और थेरवाद बौद्ध धर्म में जो है पतिमोक्ष मठवासी अनुशासन का जो है एक मूल कोड है। इसमें क्या होता है, जो भिक्षु होते हैं उनके लिए इसमें 227 नियम, और जो भिक्षुणी होती है उनके लिए जो 311 नियम शामिल है। यह विनय पिटक के भाग में ही शामिल है। तो पतिमोक्ष क्या है? ये जो है अनुशासन से संबंधित है। इसमें जो भिक्षु और जो भिक्षुणी होती है उनके लिए नियम है कि उनको कैसे जो है नियमों के अंतर्गत रहना होता है, नियमों का पालन करना होता है। डैश है कि हर्ष को राज्य की आय को समान भागों में विभाजित करने के लिए जाना जाता है। तो ये सभी सरकारी खर्चे, लोक सेवाओं का वेतन, बौद्धिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कार और उपहार और दान। तो वो इस तरीके से जो है राज्य की आय को जो है इन चीजों पर खर्च करते थे। तो जो हर्ष थे वो अपने राज्य का खर्चा जो है, जो दरबार से रिलेटेड खर्चे होते थे और लोगों की सेवाओं के लिए जो वेतन देना होता था सैनिकों को, और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए वो लोगों को पुरस्कार देते थे। तो हर्षवर्धन ने जो अपने लास्ट टाइम में जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और वो उपहार और दान, ये सब चीजें जो है इन सब चीजों पर वो अपने राज्य की आय का समान भागों में विभाजन करके खर्च करते थे। तो स्टूडेंट्स ये थे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए। तो फिर अभी 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो 27 से हम जो नया कुछ लेके आएंगे आपके लिए। तो वेट कीजिए, वो थोड़ा सरप्राइज है। तो अब क्लासेस जो होंगी स्टूडेंट वो 27 से होंगी स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस। तो अब 27 को मिलते हैं 9 बजे, और उसमें आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। सभी फ्रेंड्स को हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली सभी स्टूडेंट्स को। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप सभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में। अभी हमारे पास टाइम है, तो हम आपके जो कोई डाउट्स है वो हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक के बारे में पूछना है या कोई वो टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। और हमारी हर वेडनेसडे को है स्टूडेंट्स के साथ गूगल मीट होती है। तो गूगल मीट का करने का मकसद होता है कि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पूछ सकता है, सिलेबस के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चंस है उनके दिमाग में तो वो वहाँ पर पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है CTET क्लास का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर ज्वाइन कीजिए। फिर उसके बाद जो आप वहाँ पर हम गूगल मीट का लिंक शेयर करते हैं,
आप वहाँ पे फिर मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन है आपका वो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 27 को मिलते हैं। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।